क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। रियल नंबर जो है ये हमारे क्लास 9th का पहला चैप्टर है। अगर हमको क्लास 9th का पहला चैप्टर अगर बढ़िया से समझना है तो हमको रियल नंबर के बारे में जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए। आप बेटा अगर 7वीं या 8वीं कक्षा में पढ़कर आए हैं तो आपको बहुत सारी ये जो हमने चार्ट बनाया है इनमें बहुत सारी संख्याओं के बारे में आपको जानकारी होगी, लेकिन फिर भी हमको क्या करना है यहाँ पे अच्छी तरह से पूरे डिटेल में हमको क्या करना है, इन सभी के बारे में हमको जानना है। अगर हमको ये जो संख्याओं का वर्गीकरण है अगर हम इसके बारे में बढ़िया से जानेंगे तो हमको बहुत ही बढ़िया से पहला चैप्टर यानी रियल नंबर समझ में। संख्याओं का वर्गीकरण में हम लोग आते हैं। सबसे पहले हम लोग नंबर्स को दो पार्ट में बांटते हैं, एक है रियल नंबर और एक है इमेजिनरी नंबर। जो नंबर होता है हम कभी भी पढ़ेंगे तो हमको नंबर्स को क्या करना है, दो पार्ट में बांटना। एक होता है रियल नंबर और दूसरा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। अभी तक आप जितनी भी चाहे कक्षा 7 हो या कक्षा 8 हो, आप जितनी भी संख्याओं के बारे में जानते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर हैं। क्या है, रियल नंबर हैं। तो हमने क्या बताया कि ये जो नंबर होता है नंबर को कितने पार्ट में बांटना है, दो पार्ट में बांटना है। कितने पार्ट में बांटना है, दो पार्ट में। एक है रियल नंबर, दूसरा क्या है, इमेजिनरी नंबर। हम बारी बारी से इसके डिफिनीशन भी लिखवाएंगे और इसके बारे में समझाएंगे। पहले एक बार हम लोग जो चार्ट है हमको जो पढ़ना है उसके बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं। रियल नंबर जो होता है उसको हम लोग बांटते हैं दो पार्ट में। एक होता है रेशनल नंबर जिसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, और ये इरेशनल नंबर। रियल नंबर को दो पार्ट में बांटेंगे, रेशनल और इरेशनल। उसके बाद हम लोग जो रेशनल नंबर होता है इसको हम लोग बांटते हैं इंटीजर, फ्रैक्शन और डेसिमल में। हम लोग इंटीजर्स के बारे में भी बढ़िया से जानेंगे। उसके बाद हम लोग दशमलव संख्या पढ़ेंगे, हम लोग इसको छोड़ देंगे, इसको हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन हमको अभी हमारे इस चैप्टर जो रियल नंबर है पहला चैप्टर, उसको समझने के लिए हमको इंटीजर्स और ये दशमलव ये मेन है, ये इम्पोर्टेंट है। दशमलव अगर हमको इसको समझना है, अगर हम लोग ये समझ जाएंगे तो हमारा पहला चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाएगा। और उसके बाद इंटीजर जो है, इंटीजर को हम लोग बांटते हैं तीन पार्ट में। एक होता है निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव नंबर। ये जीरो और पॉजिटिव नंबर जो होता है ये मिलके होल नंबर बनाता है, और ये जो पॉजिटिव नंबर होता है इसी को हम लोग होल नंबर बोलते हैं। ठीक है। और ये जो नेचुरल नंबर है इसी से निकलता है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर मैंने हिंदी भी लिख रखी है। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, सभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर, युग्म अभाज्य संख्या और परफेक्ट नंबर, परिपूर्ण संख्या। इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये जो रियल नंबर होता है और जो इमेजिनरी नंबर होता है ये दोनों मिलकर बनाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हालांकि ये जो इमेजिनरी नंबर है और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इन दोनों के बारे में कक्षा 10 तक कुछ नहीं है, और ये कक्षा 11 में ये चैप्टर कुछ चैप्टर होंगे जिसमें ये आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। तो अभी हमको फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है बढ़िया से। हम इसका भी क्या करेंगे, आपको कुछ इसके बारे में इसकी डिफिनीशन और इसके कुछ एग्जाम्पल हम आपको बता देंगे। ठीक है बच्चों। हाँ, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रियल नंबर होता क्या है। नंबर्स को कितने भागों में बांटे हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में। किसके बारे में, रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ये नंबर है, नंबर को कितने पार्ट में पहले बांटते हैं, जैसा कि हमने चार्ट में बताया था, रियल नंबर वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या। रियल नंबर किसे कहते हैं, मैंने हिंदी में भी डिफिनीशन लिखी है और इंग्लिश में भी लिखे हैं। वे संख्याएं जिनका वास्तविक मान हो, जिनका कुछ रियल में मान हो, जैसे हमारी जो संख्या है उसके बारे में, और जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। वे संख्याएं जिनका वास्तविक मान हो और जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, जिसको हम लोग नंबर लाइन पे प्रदर्शित कर सकते हैं। द नंबर विच हैव रियल वैल्यू एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2,
-5, 2/5 -3/7, 0 कड़ी में 2 कड़ी में 3 और 2.5 etc। ये सारे क्या है, रियल नंबर है। एक बेटा और डिफिनीशन है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या। अरे ये क्वेश्चन आएगा कि इनको हम लोग संख्या रेखा पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं समझाता हूँ तुम सबको डिफिनीशन। ठीक है, डिफिनीशन मैंने लिख दिया है। अब इसके बाद डिफिनीशन यही बोल रहा है कि जिनको हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं, नंबर लाइन पे जिन संख्याओं को हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। अब कक्षा 6वीं में या फिर 7वीं में आप पढ़े होंगे कि संख्या रेखा पर संख्याओं को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी तक आप जितनी भी संख्याएं जानते हैं अंगणित में, उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। बनाया पहले नंबर लाइन, ये क्या हमारे पास एक नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 होता है, इधर सारे प्लस की संख्या होती है। 1, थोड़ा मैं दूर दूर लिखता हूँ, ये क्या है, 1 है, ये 2, ये 3, 4, इधर क्या चलता है -1, इधर चलता है -2। ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन हमको पता नहीं कि ये कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाके ख़त्म होती है। अगर मैं इधर चलता जाऊँ तो -3, -4 ऐसे इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। ये भी क्या होगा, इधर इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। ये नंबर लाइन होती है। इसी पे हमको क्या करना है, इन रियल नंबर को दर्शाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको बोला है कि 2 दर्शाने के लिए, तो अभी तो नंबर लाइन पर 2 दिख रहा है, ये है 2, ये तो आसान है। ऐसी तो कोई संख्या आएगी माइनस की भी आएगी, दर्शा लेंगी। अब आता है फ्रैक्शन वाली कैसे दर्शाएं, ये जो भिन्न वाली संख्या है बटे में जो लिखा है इसको कैसे दर्शाएं, बड़ा समझते हैं। पहले तो हम लोग ये चेक करेंगे कि ये जो 2/5 जो संख्या लिखी है, ये जो 2/5 ये जो संख्या लिखी है ये किसके बीच में आएगी, ये इसके बीच में आता है। सिंपल तरीका बताता हूँ, नहीं भी आता है तो बेटा सीख जाओगे। ये 5 है, 5 से ये जो नीचे होता है ये हर कहलाता है। इससे हम क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे। तो भाग करते हैं, अभी पता लग जाएगा। तो भाग जाएगी नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। 5 चौक को 20, ये हमारा कट गया। क्या है, ये आ गया हमारे पास 0.4, दशमलव के आगे हम लोग 0 लगा लेंगे, ये हो गया 0.4। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो संख्या है ये 1 से कम है। क्या है, 1 से कम है और 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये संख्या कहाँ पे स्थित रही होगी, 0 और 1 के बीच में स्थित होगी। ये जो 2/5 है कहाँ पे स्थित होगी, 2/5 0 और 1 के बीच में स्थित होगी। या और एक तरीका अच्छे से बता देता हूँ, बिना भाग किए पहचान लोगे। अगर ऊपर की संख्या यानी अंश छोटा रहे किससे, हर से, तो 0 और 1 के बीच में ही स्थित होगी संख्या। ठीक है, तो चलो अब इसके बाद इसकी दर्शाने की पारी आती है। हमने ये सीख लिया कि किसके बीच में स्थित है, 0 और 1 के बीच में। तो कैसे दर्शाएंगे, तो सबसे पहले नीचे क्या दिख रहा है, 5, यानी हम लोग क्या करेंगे, इस 0 और 1 के बीच में क्या करेंगे, इसको हम लोग 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में, 5 इक्वल पार्ट में। तो करते हैं 1, 2, 3, ये 4। अब अगर 5 लिखा है तो उससे एक क्रम डिवाइड करोगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो 5 पार्ट में बढ़ जाएगा। जैसे हमने बोल दिया कि एक हमारे पास क्या है, एक लंबी रस्सी है, इसको हमको 3 इक्वल पार्ट में काटना। तो आप कई बार काटोगे, 1 बार, 2 बार। अब बताओ इसको काटने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसके बराबर तो वही है। तो क्या बता दिया, अगर 5 है तो उसको 4 पाई ऐसे खींच दो, ये 5 पार्ट में डिवाइड हो जाए। देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, ये 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब उसके बाद सिंपल तरीका है, बताओ 2 है तो 2 गिनो, यहाँ से 1 ऐसे गिनते हैं 0 से ऐसे उठा करके, ये 1, इसके बाद 2, यानी कहाँ पे आया 2, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आया 2। कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, इस दूसरे नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे 2 को क्या कर देंगे, दर्शा देंगे कि ये रहा हमारा 2/5। ठीक है, ऐसे दर्शाते हैं। और एक जो माइनस वाली भी संख्या सेम वही है, बस इसको इसमें क्या करो भाई, ये भी पता है हमको कितने पार्ट में, ये 0 और 1 के बीच में आएगा। कहाँ पे, इधर आएगा, 0 और -1 के बीच में आएगा। इसको क्या करो, इसमें हम लोग दर्शा लेंगे। सेम इसी प्रकार हम लोग दर्शाएंगे। ये बेटा पहले
6 में या 7 में ये संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सिखाया गया है, फिर भी मैं एक एग्जाम्पल से बता दिया। और हमें दशमलव वालों को भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 2.5 लिखा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी फ्रैक्शन वाली लिख सकता हूँ क्या, ये हो जाएगा 25/10। ये कैसे है, इतना तो आता होगा। दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको काट के छोटा करो, कितना हो जाएगा 5/2। 5 से काटेंगे 50 25 15 के 10 2/5। अब इसको दर्शाना है। अगर ऊपर की संख्या बड़ी हो गई, मैं पूरा बढ़िया से बता रहा हूँ कि सारे संख्याओं को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। अगर नहीं भी आएगा तो हम लोग क्लास 9 पढ़ ही रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, जो कणी में 2 है, कणी में 3 है, या जो दशमलव वाली संख्या, सारे को हम लोग रिप्रेजेंट करना पहले एक्सरसाइज से लेके जो लास्ट एक्सरसाइज तक पढ़ेंगे। सब कहीं ना कहीं सवाल मिलेगा आपको दर्शाने के लिए, नहीं भी मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, RS अग्रवाल जो स्टैंडर्ड बुक है उसको पढ़ेंगे, तो उसमें सारा दे रखा है, बता देंगे हम। फिलहाल देख लो एक आप 2 एग्जाम्पल, उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे। अब 2/5 लिखा है, तो अब तो ऊपर की संख्या बड़ी हो गई। हमने तो बता दिया था अगर ऊपर की संख्या क्या हो, छोटी हो, तो 0 और 1 के बीच में ही क्या होगी, स्थित होगी। लेकिन अगर बड़ी निकल जाए तो क्या करेंगे, तो हमको पहले इसको लिख लेते हैं। इसको भाग तो आता है ना, क्या करें, भाग आता है तो भाग कर लेते हैं। जैसे 2 से क्या करेंगे, 5 में भाग करेंगे, 2 बार जाएगा, 2 दूना 4 1। अब इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ क्या, 2 से 1/2। इसका मतलब क्या समझे कि ये 2, ये तो पूरा भाग है, 1/2 वो आधा भाग है। इसका मतलब ये 2 और 3 के बीच में स्थित होगा। जो 5/2 लिखा है, जिसको मैंने 2 से 1/2 लिख दिया, ये कहाँ पे स्थित होगा, 2 और 3 के बीच में स्थित होगा। बस अब सिंपल है, अब इसको हमको क्या करना है, दर्शा देना है। तो पहले इसको क्या करना है, जो 2.5 लिखा है उसको पहले फ्रैक्शन में लिखो, उसके बाद इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया, 2 से 1/2। अब कुछ नहीं, ये 2 तो यहाँ पे दिख ही रही है, दिख रहा है। अब उसके बाद क्या करें, 1/2 को रिप्रेजेंट करना है। तो 1/2 का मतलब क्या होता है रियल में, आधा। अब आधा कहाँ है, यहीं पे दर्शा देना। नहीं समझ में आता है तो अब नीचे कितनी पार्ट, इसको छोड़ो, ये 2 तो यहाँ पे है, 1/2 को रिप्रेजेंट कर दो, हो जाएगा 2 से 1/2 यानी 5/2। देखो अब नीचे 2 है, 2 पार्ट में डिवाइड करो। ये एक, जैसे मैं यहाँ पे एक तो पाई लगाएंगे, हो जाएगा 1 पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड होगा, और यहीं क्या करो, इसको दर्शा दो, क्या हो जाएगा 5/2। ये 5/2 है, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.5 लिख सकता हूँ। देखो 2 और 3 के बीच में ही तो आता है। 2 से 1/2 क्या पढ़ते हैं, क्या होता है, 5 का आधा ही तो होता है 2.5। तो ये हो गया हमारा 2 और 3 के बीच में ये संख्या, ऐसे दर्शाते हैं। चलो मैं कणी वाला भी दिखा देता हूँ कि कणी वाला कैसे दर्शाते हैं। यानी जितनी भी सारी संख्याएं अभी तक जितनी भी जानते हो, सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। जैसे मैंने बोला कणी में 2, कणी में 2 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, नंबर लाइन बनाएंगे। ये क्या है, 0। कणी में 2 एक क्लास 9 का सवाल है, संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करने के लिए बता रहा हूँ, यहीं पे बता, ताकि डाउट क्लियर हो जाए कि रियल नंबर होता क्या है। ठीक है, मैं सभी का एग्जांपल बता दिया कैसे दर्शाया जाता है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे 1, यहाँ पे हो गया 2, इधर होता है -1, इधर होता है -2। ये ऐसे चलता जाएगा, इधर ये भी इधर क्या होगा, चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। अब आगे हमको कणी में 2 को रिप्रेजेंट करना है, इसको मैं कणी में 2 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कणी में 2 को। ठीक है, आगे देखते हैं कणी में 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो 0 है ना, 0 से में 1 के बीच की में 1 यूनिट दूरी मानेंगे। कितनी मानेंगे, 1 यूनिट। मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मान लिया, 1। और इसके बाद क्या करेंगे, ये हमारी दूरी हो गई 1 यूनिट। कितना हो गई, 1 यूनिट। इतनी दूरी को क्या मानेंगे हम लोग, 1 यूनिट मानेंगे। ये हमारा 1 यूनिट, इतनी दूरी को हम लोग क्या मानेंगे, 1, 0 और 1 के बीच में। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसी पे क्या करेंगे, एक लंब सीधी एक रेखा खींचेंगे। ये भी कितने की होगी, 1 यूनिट की। क्या होगी, 1 यूनिट की। और इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको मिला देंगे, और यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का कोण। अब ये ट्रायंगल बन गया, क्या नाम रख देता हूँ, ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये 0 जो है ना, ये 2 काम करेगा। अगर ये जो 0 है, इसको अब नंबर लाइन पर संख्या की दृष्टि से आप इसको 0 कहो, और जब अगर हम लोग ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसी 0 को आप ओ बोल दो, हो जाएगा काम। तो हम लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पे करता हूँ, त्रिभुज कण में 2 को रिप्रेजेंट करें, त्रिभुज ओ ए बी में क्या लिखेंगे,
त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ओ बी क्या है, हमारा कर्ण है, क्या है, तो ओ बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बराबर ओ ए का मान कितना है यहाँ से यहाँ तक, एक का स्क्वायर प्लस ए बी क्या है एक, ये भी एक का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + 1, इसको जोड़ेंगे आएगा 2 बराबर ओ बी का स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पे ओ बी लिखेंगे हो जाएगा कणी में 2, यानी ये वाला मान कितना आ गया ओ बी, कणी में 2 आ गया, कितना आ गया कणी में 2। अब क्या करेंगे हम लोग प्रकार लेंगे, हालांकि इसको हमको ज्योमेट्री की तरह नहीं बनाना है, बस वो मैथमेटिकली पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे उसी तरह दूरी ले लेंगे, यानी हम ऐसे दूरी लेकर के प्रकार से क्या करेंगे, ऐसे हम लोग एक चाप लगाएंगे बड़ा सा, इतनी दूरी लेकर के और वहीं पर रख के ऐसे प्रकार जब हम लोग घुमाएंगे तो ये ऐसे आके कटेगा, और जहाँ पे कटेगा ना वही पॉइंट क्या होगा कणी में 2, और ये हो गया हमारा रिप्रेजेंट, इसको मैं नाम ए रख देता हूँ, और ये जो ई पॉइंट है यही क्या है हमारा कणी में 2 है, क्या है कणी में 2, और हो गया नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। ऐसे हम जितने भी सारी संख्या हैं, चाहे माइनस की हो, चाहे बटे की हो, चाहे कणी की हो, चाहे वो परमेय हो या अप्रमेय हो, सभी संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। तो वही डिफिनीशन कह रही है कि वे संख्याएं जिनका वास्तव में मान हो, सही बात है सबका कुछ न कुछ मान है, ठीक है, जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ये रहा इसका एग्जाम्पल। अब बेटा हम आगे समझते हैं, ये हमारी बस बेसिक जानकारी के बस हमको रियल नंबर क्या होता है उसके बारे में हमको क्या मिल जाए, जानकारी हो जाए। अब उसके बाद हम आते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्या है। अब नाम से ही पता चल जाता है कि काल्पनिक संख्या होती क्या है। काल्पनिक का मतलब है जिसको हम लोग कल्पना कर सकें। अब तरीका बताता हूँ, मोबाइल सबके पास है, आप एक काम करना कि कैलकुलेटर चालू करना मोबाइल में, उसमें क्या करना, ये हमने जो एग्जाम्पल लिखा है कोई भी एग्जाम्पल, कणी लगाना, कणी में कोई भी संख्या माइनस के लेना, और उसके बाद देखना क्या दे रहा है आंसर, बोलेगा नो नंबर लिखेगा, क्या लिखेगा नो नंबर, क्यों कि काल्पनिक संख्या कोई नंबर ही नहीं है, क्या है काल्पनिक संख्या कोई नंबर है, इसकी बस हम लोग कल्पना कर सकते हैं, कोई नंबर नहीं है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं काल्पनिक संख्या। डिफिनीशन समझते हैं, एक ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल एक काल्पनिक संख्या होती है। इंग्लिश में स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड ए इमेजिनरी नंबर, यानी कणी में जितने भी नेगेटिव वाली संख्या है वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं इमेजिनरी नंबर कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं इमेजिनरी नंबर कहलाती हैं। जितने भी सारी संख्याएं हैं अगर मैं उनको क्या करूं कणी लगा करके उसके अंदर कणी के अंदर में माइनस लगा के लिख दूं तो वो सारे क्या कहलाएंगे इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। तरीका समझो, मैं थोड़ा इसको और बढ़िया समझाता हूँ, हालांकि ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं, चाहे 9th में हो चाहे 10th में हो नहीं है, बस 11th में है, फिर भी समझा देता हूँ। क्या मैं इस कणी में जो 2 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कणी में 2 गुणे कणी में -1 लिख सकता हूँ क्या, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, सभी को इसको मिले, क्योंकि इसका इसमें गुणा करूंगा तो कणी में 2 माइनस का कणी में 2 आएगा ही आएगा, ठीक है। अब एक चीज ये हो गया कणी में 2, और इसको मैं लिख देता हूँ क्या, अब इसका मान मैं बता रहा हूँ, ये जो कणी में 1 है ना इसको हम लोग बोलते हैं आयोटा, क्या बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं आयोटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं आयोटा, क्या बोलते हैं आयोटा बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ये जो आई की तरह दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं आयोटा, इसका नाम आयोटा रखा गया है। तो ये जो कणी में 1 है ना इसको हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे आयोटा, ये हो गया कणी में 2i, ये आयोटा हो गया। एक चीज़ और याद रख लेना, काम करेगा कभी 11th में अगर मैथ पढ़ोगे तो, आई स्क्वायर जो आयोटा का स्क्वायर है ना इसका विमान क्या होता है -1 ही होता है, कणी में -1 का मान आयोटा होता है, तो आयोटा स्क्वायर का विमान कितना होता है -1 होता है, प्लस में नहीं होता है, ये याद रखेंगे। इसके बारे में बस इतना ही ठीक है, बाकी हमको क्या करना है रियल नंबर हमारा चैप्टर है हमको पढ़ना, तो हम इसके बारे में क्या करेंगे जानकारी रखेंगे। अब उसके बाद अगर हमको रियल नंबर और वास्तविक इमेजिनरी नंबर सामने आ गया तो हम अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ बेटा,
अब इसके बाद ये जो आयोटा है ना, आयोटा, ये आयोटा जो है ये एक काल्पनिक संख्या है। क्या है? ये एक काल्पनिक संख्या है। ये जो आयोटा है इसको हम लोग क्या बोल देंगे? एक काल्पनिक संख्या है। ठीक है ना? अब इसके बाद हम रियल नंबर जान गए, यानी जितनी भी संख्याएं ये दिख रही हैं सब क्या है? रियल नंबर है, जिसको हम लोग संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये काल्पनिक संख्या। हाँ बच्चों, अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी रियल नंबर और काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जो वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के मिलने से बनी होती हैं, सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। ये इसके हमने इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, यानी कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने रियल नंबर भी पढ़ लिया, यानी रियल नंबर में जितनी भी सारी संख्या अभी तुम जानते हो सारे क्या हैं? रियल नंबर है। और हमने अभी काल्पनिक संख्या के बारे में बता दिया है। तो देखो ये एग्जाम्पल देखो, ये 2 + 3 आई, इसमें 2 क्या है? ये 2 है हमारा रियल नंबर। क्या है? ये रियल नंबर है। ओके, और ये हमारा क्या है? 3 आई, ये हमारा क्या है? इमेजिनरी नंबर है। क्या है? इमेजिनरी नंबर। ये हमारा क्या है? इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, यानी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग a + ib के रूप में लिखते हैं। रियल नंबर, वास्तविक संख्या क्या होती है जान गए हम लोग। रियल नंबर को 2 पार्ट में बांटते हैं, रेशनल नंबर प्रमेय संख्या, इरेशनल नंबर अप्रमेय संख्या में, 2 लोगों में बांटते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर होता क्या है? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, और P और Q पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक। अभी हम लोग पूर्णांक आगे पढ़ेंगे, फिर भी बता दें पूर्णांक क्या होते हैं। धनात्मक संख्या, जितनी भी प्लस वाली संख्याएं हैं, जीरो और नेगेटिव वाली संख्याएं हैं, सारे क्या हैं? पूर्णांक हैं, इंटीजर हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और P तथा Q पूर्णांक हो। एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, जो Q है P/Q, Q 0 न हो, परमेय संख्या कहलाती है। इंग्लिश में द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q = not 0 इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर। ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और P तथा Q पूर्णांक हो और Q = 0 न हो, प्रमेय संख्या कहलाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2 क्या है? एक प्रमेय संख्या है। कैसे? क्या मैं इस 2 के बटे 1 नहीं लिख सकता? हाँ लिख सकता हूँ। तो 2 भी क्या है? एक प्रमेय संख्या है। ठीक है ना? आगे चलो, मैं पहले फ्रैक्शन वाला ही लेके दिखा रहा हूँ। जैसे हमने लिख दिया 3/5, ये क्या है? एक प्रमेय संख्या है। ठीक है, 7/3, ये भी क्या है? एक प्रमेय संख्या है। जो भी फ्रैक्शन में लिखा रहे, P/Q के रूप में लिखा रहे, प्रमेय संख्या है। आगे -2/5, ठीक है, -3/9, ये सब क्या है? प्रमेय संख्या है। और ये बताओ क्या है? 0/1 या 0/5, ये भी क्या है? एक प्रमेय संख्या है। ये जितनी भी सारे लिख रहे हैं प्रमेय संख्या है। ठीक है, आगे ये समझो, ये मैं जो अलग से लिख रहा हूं, अगर मैं इसी संख्या को ऐसे लिख दूं 5/0, क्या लिख दूं?
5/0, तो ये क्या है, ये परमेय नहीं है। क्यों? डिफिनीशन क्या है, क्यू 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो, जैसे 0/1, 0/5। क्लास 9 का जो फर्स्ट एक्सरसाइज में जो पहला सवाल ये है, क्या 0 परमेय संख्या है, बोलेगा तो 0 परमेय संख्या है। क्यों? 0 के बटे में 1 लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, पर मैं बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा परमेय संख्या नहीं है। लेकिन ये जितने भी लिखे हैं सब क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, और हमने लिख दिया जैसे कणी में 4, ये बताओ परमेय संख्या है कि नहीं है? कैसे पता? क्या मैं कणी में जो 4 है, क्या मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ क्या? हाँ, ये कणी से बाहर निकल जाएगा, पढ़े हो, बाहर निकले, इसके बटे के मैं क्या लिख दूँ, 2 हो गया। अच्छा, इसी प्रकार मैं क्या लिख सकता हूँ, कड़ी में 25, ये भी तो हो सकता है, ये भी बाहर निकलेगा। कड़ी में 25 को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो क्या बनेगा, 5। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ताकि क्या हो, परमेय संख्या क्लियर हो जाए। और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्या है जैसे मैंने लिख दिया माइनस का, चलो ये मैं देता हूँ एग्जाम्पल एक, ये मैंने 27 लिख दिया कड़ी में। बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये अगर मैं 27 केवल ऐसे लिख के छोड़ दूं तो बताओ ये क्या है, ये परमेय संख्या नहीं है। क्यों? देखो, जो कणी से बाहर निकलेगा वही परमेय संख्या है, तो मैंने 27 लिखा, ये बाहर नहीं निकले, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ 3 गुणे 3 गुणे 3, हो गया। जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर निकलेगा, इसका जोड़ा नहीं बना, ये अंदर। कणी का मतलब ये होता है पेयर बना करके बाहर निकालना तो ये हमारा क्या है, एक अपरमेय संख्या। लेकिन अगर मैं यहीं पे ऐसे लिख दूं तब, अब इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है जो कणी के अंदर है उसका मैं फैक्टर करूं, और फैक्टर करने के बाद उसमें 3 लिखने का मतलब है यहाँ पे कि अब इसका क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब रूट। अब यानी 3 का जोड़ा बनाना। तो बताओ अगर मैं 27 ऐसे लिखा हूँ 27, अब बताओ क्या करना, तो लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया, और इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट। अब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। यानी अब क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक परमेय संख्या है, क्योंकि बाहर निकल गया, इसके बटे के मैं 1 लिख सकता हूँ, ये परमेय संख्या है। ठीक है, और मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे लिख दिया -4/7, ठीक है। इसके बाद -9/2, ये सब सारे क्या है, परमेय संख्या है। अभी मैं परमेय संख्या का एग्जाम्पल और दूंगा, कब, जैसे हम चार्ट बनाए थे तो चार्ट में क्या था, उसमें डेसिमल था, क्या था, डेसिमल। तो हम लोग जब डेसिमल पढ़ेंगे तो और जानेंगे परमेय संख्या के बारे में। फिलहाल ये एग्जाम्पल है, इतने एग्जाम्पल से हमको क्या ज़्यादा चीज़ें समझ में आ गई। अभी डेसिमल पढ़ेंगे तो उसमें भी बताएंगे कि परमेय कौन होता है कौन नहीं होता है। अच्छा, अब एक चीज़ और, ये तो हमने लिख दिया परमेय संख्या है, ठीक है। अब इसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि इसमें से धनात्मक परमेय संख्या भी 2 टाइप की होती हैं, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। तो धनात्मक कौन होता है, धनात्मक परमेय संख्या क्या होती है, धनात्मक परमेय संख्या मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, क्या है, 3/5, 7/3, ये धनात्मक है, ये भी है, ये धनात्मक नहीं, ये ऋणात्मक परमेय संख्या, ये क्या है, ऋणात्मक है। 0/1 ये धनात्मक है, 0/5 ये भी है, कड़ी में 4 ये भी है, कड़ी में 5 ये भी है, और ये भी हमारा धनात्मक है, और -4/-7 ये भी क्या है हमारा धनात्मक परमेय संख्या। क्यों, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये हमारा क्या है, धनात्मक परमेय संख्या है। तो अब बाकी जो बचा वो क्या है, ऋणात्मक परमेय संख्या क्या है, मतलब ऋणात्मक रेशनल नंबर क्या है। देखो,
तो अब जो धनात्मक को छोड़ करके इसमें जो हमारा ऋणात्मक वाला है वो क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है, -2/5, ठीक है, -3/9 और इसके बाद -9/2, ये सब क्या है हमारे पास परिमेय संख्या है। मैंने कुछ और एग्जाम्पल नहीं लिखा, जैसे और एग्जाम्पल जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, -8 हो गया, -2 हो गया, ये सब भी क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि मैं इन सबके बटे भी क्या लिख सकता हूँ, एक, क्यों, हमने तो अभी पढ़ा रखा है ना कि क्या है इंटीजर, धनात्मक वाली सभी संख्या, ऋणात्मक वाली सभी संख्याएं ये इंटीजर्स हैं, और इनके बटे के मैं अगर 1 लिख दूं, सभी के बटे 1 होता है, तो अगर मैं 1 लिख दूं तो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। ये भी सब क्या है परिमेय संख्या है, तो मैं लिख देता हूँ इसमें 3, 7, ठीक है, इसमें आ जाएगा -8 और -2 इसमें आ जाएगा, ये सब क्या है परिमेय संख्या। बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल दे दिया हमने। उसके बाद धनात्मक कौन है, ऋणात्मक कौन है, ये भी पहचानना सीख जाओगे कि कौन धनात्मक परिमेय संख्या है और कौन ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब आते हैं इसमें इरेशनल नंबर क्या होता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है, यानी जिसको हम P/Q फॉर्म में यानी बटे में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे इसके लिए मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे एग्जांपल, जैसे कणी में 2, क्या है कणी में 2, ये क्या है अपरिमेय संख्या। क्यों, अगर कणी में 2 का मान क्या होता है 1.414, ये ऐसे चलता जाता है। कणी में 3 का मान क्या होता है 1.732, ये भी ऐसे क्या होगा इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। अगर मोबाइल में कणी में 2 लिखोगे कैलकुलेटर में ना, तो इसका मान ऐसे निकलता जाएगा, ये कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। तो ये सब क्या है इरेशनल नंबर। तो ऐसी बहुत सारी संख्या हैं, जैसे मैंने लिख दिया कणी में 5 हो गया। अब ये बाहर नहीं निकल सकता, इसमें कुछ हमने कणी में लिखा है, लेकिन ये क्या है एक इनका जोड़ा बन के कणी से बाहर निकल जाएंगे। जो अपने आप में पूर्ण वर्ग होता है वो क्या होंगे सब परिमेय संख्या होंगे, ठीक है। अब उसके बाद कणी में 5, ये भी क्या है इरेशनल नंबर है। इसके बाद कणी में 7, कणी में 13 हो गया, कणी में 17 हो गया, कणी में 19 हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब ये भी है कि मैंने सब क्या लिख दिया, ऐसी संख्या है जो अपने आप से कटेंगी और खुद से, तो मैंने सारे क्या लिख दिए प्राइम नंबर लिख दिए हैं। मैं और एग्जांपल लिख के दिखा रहा, जैसे मैंने लिख दिया कणी में 12, ये भी क्या है एक अपरिमेय संख्या। कणी में 10, ये भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि ये बाहर जो कणी से नहीं निकल सकता वो सारे क्या है अपरिमेय। अगर उनका मान निकालोगे तो निकलता चला जाएगा ऐसे इनफाइनाइट तक, वो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। कणी में 15 हो गया, ठीक है, कणी में 20 हो गया, ये सब क्या है हमारे, बताओ ETC, ये सब क्या है हमारे इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर समझ में आया। ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं रेशनल कहलाता है, और ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते यानी फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ये एग्जाम्पल परिमेय का है और ये अपरिमेय का है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बढ़िया से समझ सकते हैं। देखो बच्चों, हम लोग रेशनल के बारे में जान गए, इरेशनल के बारे में भी जान गए। अब रेशनल को हम लोग चार्ट में, जो शुरू में हमने चार्ट बनाया था स्ट्रक्चर, उसमें क्या था रेशनल नंबर को हमने बांटा था इसमें इंटीजर, फ्रैक्शन और डेसिमल में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। डेसिमल के पढ़ने के बाद फिर पढ़ेंगे इंटीजर्स। क्या पढ़ेंगे, इंटीजर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे डेसिमल। देखो बच्चों, डेसिमल नंबर दशमलव संख्या क्या है। दशमलव एक प्रकार की संख्या है जिसमें एक पूर्ण संख्या होती है और भिन्नात्मक भाग एक दशमलव बिंदु से अलग होता है। समझना कि दशमलव एक प्रकार की संख्या है जिसमें एक पूर्ण का मतलब होता है पूरा पूर्ण भाग, और भिन्नात्मक भाग एक दशमलव बिंदु से अलग होता है।
ठीक है। और क्या है, पूर्ण भाग और भिन्नात्मक भाग के बीच स्थित बिंदु को दशमलव बिंदु कहा जाता है। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जो डिफिनीशन है इसको एग्जाम्पल से ही समझ पाएंगे बढ़िया से। जैसे एग्जाम्पल में मैं लिख देता हूँ 3.5, ये लिखा है ना 3.5। अब देखो ये जो इसमें 3 है ना, 3, ये हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है, क्या है, और ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये भिन्नात्मक संख्या है। क्या है जी, भिन्नात्मक संख्या। आई बात समझ में। ये जो दशमलव के इधर जो संख्या होती है वो पूर्ण भाग कहलाता है, और दशमलव के बाद जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, भिन्नात्मक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, कैसे, मैं और समझाता हूँ इसको। जैसे 3/5 लिखा है ना, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हमको कभी कभी हम लोग जब चौथी या 5वीं कक्षा में पढ़े होंगे तो उसमें ये होता है कि ये जो दशमलव वाली संख्या है इसको विस्तार में लिखो। किस में लिखो, विस्तार में। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे ऐसे बताता हूँ, जैसे बिना दशमलव की संख्या लेके बताता हूँ। जैसे हमने लिख दिया 375, इसको हमने लिख दिया, इसको विस्तार में लिखो, विस्तार रूप करो। तो लिखेंगे 300 के स्थान पे तो 300 हो गया, प्लस 7 टेंस के स्थान पे ये हो गया, प्लस 5। ऐसे लिखते हैं ना। उसी प्रकार हम क्या दशमलव को नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। देखो कैसे, ये हो जाएगा हमारा 3 तो ठीक है क्योंकि ये पूर्ण भाग है, यहाँ पे प्लस लगाते हैं। इसको मैं क्या लिख देता हूँ, 0.5। ठीक है, लिख सकता हूँ अलग अलग ऐसे। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा 3 प्लस। अब ये है जो दशमलव है, तरीका दिखाता हूँ। ये जो 0.5 है ना, इसको हमको फ्रैक्शन में लिखना है। किस में लिखना है, फ्रैक्शन में। कैसे लिखेंगे, इसमें हम लोग क्या करते हैं, तरीका बताता हूँ। इसको हमको फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या करेंगे, 0.5 में कितने अंक पे दशमलव लगा है, 1 अंक पे। ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, ये इसका इसमें गुणा करेंगे, हो जाएगा 5। 5 का 10 में करेंगे 50 होगा, लेकिन 50 के बाद दशमलव 1 अंक पे लगाएंगे तो हट जाएगा नीचे 10। समझ में आई, हो गया। तो इतना करने से बेहतर है कि 0.5 लिखा है ना, डायरेक्ट करो। कितने अंक पे दशमलव, 1 अंक पे 5 लिखो। उसके बाद कितने अंक पे दशमलव है, 1 अंक, तो नीचे 1 लिख के 1 0 लगा दो। इसी प्रकार अगर हमने दिया 0.37 लिखा रहे तब 37 लिख लो। कितने अंक पे दशमलव लगाया जी, 2 अंक पे, 1 लिख के 2 0 बढ़ा दो। यानी जितने अंक पे दशमलव बटे में नीचे 1 लिख के उतना ही क्या करना है, 0 बढ़ा देना है, वो तुरंत फ्रैक्शन में बदल जाएगा, दशमलव वाली संख्या है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 है, 1 अंक पे दशमलव, ये हो गया। तो वही तो लिखवा रखा हूँ, क्या है, या ऐसे समझो, जैसे इसी को बदल के अलग से दिखाता हूँ। जैसे लिखा है 3.5, ये जो है, क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बोलो। 3.5 को मैं 35/10 लिख सकता हूँ, 1 अंक पे दशमलव है, लगा दो। अगर मैं इसको 10 से इसमें भाग करूँ, 10 तिहाई 30, बचेगा 5, ये आएगा क्या, बताओ ये क्या है, ये हमारा क्या है, होल पार्ट है। क्या है, होल पार्ट, पूरा पूर्ण भाग है, और ये भिन्नात्मक भाग है। अगर मैं इसको भाग करूंगा तो या तो मिक्स में लिख लो या तो दशमलव में लेके जाएंगे तो हमारा यही आएगा। तो यही तो है कि दशमलव एक प्रकार की क्या होती है, संख्या होती है जिसमें एक पूर्ण भाग भी होता है और उसका भिन्नात्मक भाग भी होता है, दशमलव कहलाता है। और हमने ये डिफिनीशन है उसकी, ये समझने के लिए बता दिया। ये भी डिफिनीशन में लिख सकते हो, कोई बात नहीं, पूरा यहाँ से यहाँ तक। ये अच्छा है कि पूर्ण भाग और भिन्नात्मक भाग के बीच स्थित बिंदु को क्या बोला जाता है, दशमलव बिंदु कहा जाता है। ये डिफिनीशन ठीक है, ये समझने के लिए। और ये इसकी डिफिनीशन उसी तरह मैंने इंग्लिश में भी लिखा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या, उसको समझने के लिए, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, इसकी डिफिनीशन हो जाएगी। ये है हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। ये समझने के लिए हमने पूरा डिटेल में क्या किया है, बता रखा है, ठीक है। या तो फिर और कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये हमारा क्या हो गया, एक भिन्नात्मक भाग है, पूर्ण भाग है, इसको हटा देते हैं। ये हमारा क्या है, दशमलव है। आगे मैं लिख सकता हूँ कि 3.75, ये भी हमारा क्या है, दशमलव वाली संख्या है, ठीक है ना। मैंने एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना।
0.5 को मैंने ऐसे लिख दिया। मैं 3.5 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3.5 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 35/10। और मैं इसको काट के क्या लिख सकता हूँ बताओ, 3 सही 5/10 ये लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ। आगे ना ये होल पार्ट और ये भिन्नात्मक पार्ट, यानी इसको इसमें भी बदल सकते हो उल्टा, फिर ये भी बदल आ सकता है। तो ये होता है हमारा क्या, दशमलव। क्या होता है, दशमलव। डेसिमल, अब हम लोग डेसिमल को बांटेंगे दो टाइप में। कितने टाइप में, दो टाइप में। ये जो दशमलव होता है इसको हम लोग दो टाइप में बांटेंगे। पहला होता है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होता है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है जी, हिंदी में इसको बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। ठीक है जी, शांत दशमलव। ओके। दूसरा होता है हमारे पास इसमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग अशांत। क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव। ठीक है। डेसिमल को दो पार्ट में बांट दिया गया है, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पे हमारे पहले एक्सरसाइज में इसी पे सवाल मिलेंगे हमको, ठीक है, लगाने के लिए। अगर ये हमको बढ़िया से आएगा तो सवाल भी इस पे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएंगे। ठीक है ना। देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है जी, हम इसका कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, पहले कुछ समझते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। ऐसी संख्याएं जिनमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की एक निश्चित संख्या हो। क्या हो, निश्चित संख्या हो। ऐसी संख्याएं जिनमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की एक निश्चित संख्या हो, वो क्या कहलाता है, शांत दशमलव कहलाता है। क्या कहलाता है, शांत दशमलव। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमने लिखा है 0.5। ठीक है, फिर मैंने लिख दिया 0.72, फिर हमने लिख दिया 0.874, फिर लिख दिया हमने 0.5386, ये हमने लिख दिया। ठीक ना। ये क्या है, दशमलव के बाद जो संख्याएं वो क्या है, निश्चित हैं, फिक्स हैं। क्योंकि हम निश्चित का मतलब क्या, जिसको हम लोग क्या करें, गिन लें। यानी दशमलव के बाद जो संख्या आ रही है उसको हम लोग क्या कर लें, काउंट कर लें। फिक्स होती हैं जिसको हम लोग गिन सकते हैं कि हाँ आगे कितनी दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, वो क्या कहलाती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव कहलाती है। ओके, ये हमारी कुछ एग्जाम्पल है शांत दशमलव के। ठीक है, या ऐसे समझो कि जो बहुत सारी ऐसी संख्याएं होती हैं कि जिनका अगर मैं क्या करूं, फ्रैक्शन वाली संख्याएं देखते होगे, भाग किए होगे कोई फ्रैक्शन वाली संख्या जिसको हम लोग भाग करें, और भाग करने के बाद क्या वो दशमलव में जाकर के संख्या क्या हो जाती है, कट जाती है। ठीक है ना, वही टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है, शांत। तो डिफिनीशन के हिसाब से ऐसे समझना होता है कि अगर दशमलव बिंदु के बाद अगर अंकों की निश्चित संख्या होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, शांत दशमलव बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। अब उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, अब इसकी डिफिनीशन समझते हैं। क्या होता है कि ऐसी संख्याएं जिनमें दशमलव बिंदु के बाद, जिनमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्याएं निश्चित न हो। क्या हो, निश्चित न हो, क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। क्या कहलाता है,
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। या अंकों की क्या हो, निश्चित दशमलव के बाद अंकों की संख्या अनगिनत हो, क्या हो, अनगिनत हो, क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, फिर से ऐसी संख्या जिनमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या, ठीक है ना, अनगिनत हो या निश्चित न हो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। जैसे इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ठीक है, जैसे हमने लिखा 0.3333 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये क्या है बताइए, ये क्या है। अब बताओ ये दशमलव के बाद ये जो अंक है 333 ये चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक, बताओ ये फिक्स है क्या, दशमलव के बाद, दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या फिक्स है क्या, नहीं फिक्स है, क्यों, ये इनफाइनाइट तक चलती जाएगी, ये खत्म नहीं होगी, इसलिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, और एग्जांपल, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 0.7373 ये भी डॉट 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 इनफाइनाइट तक क्या होगा, चलता जाएगा। और कुछ एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, ठीक है, 0.7864500986 ये ऐसे इनफाइनाइट तक चलती जा रही है, ये भी क्या है हमारे पास, बताइए, ये भी हमारा क्या है, बताओ, इनफाइनाइट जब भी लग जाए तो सब समझ लो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ही है। ठीक है ना, आगे और एग्जांपल लिख देता हूँ, 0.101 फिर 001 फिर 0001 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमारा क्या है सब, बताइए, ये हमारा क्या है सब, ये अशांत दशमलव है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, जिनका जो दशमलव बिंदु के बाद संख्याएं निश्चित न हो वो इनफाइनाइट तक चलती जाती हैं, क्या कहलाती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाती हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद ये शांत दशमलव हमने पढ़ लिया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हमने कर लिया। अब एक बात, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है इसको हम लोग बांटते हैं दो पार्ट में, कितने पार्ट में, दो पार्ट में बांटते हैं। देखिए इसको कितने पार्ट में बांटा जाता है, दो पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। और एक होता है हमारे पास कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, क्या होता है, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है इसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, पहला है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये होता है हमारे पास क्या, इसके दो टाइप। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग का मतलब रिपीट से ही समझ में आता है कि दशमलव बिंदु के बाद ऐसी संख्या जो दशमलव बिंदु के बाद अपने आप को क्या करें, सिर्फ रिपीट करती हो, क्या करती हो, रिपीट करती हो, बार बार अपने आप को क्या करें, दोहराएं। ठीक है ना, वो क्या कहलाती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये जो हमने एग्जाम्पल लिखा है ना इसमें रिपीटिंग डेसिमल भी है और नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी है, दोनों, यानी इन जो एग्जाम्पल दिख रहा है इन्हीं एग्जाम्पल से हम लोग क्या कर लेंगे, समझ जाएंगे क्या होता है। ठीक है ना, और कुछ एग्जाम्पल हम बढ़ा देंगे उसमें। ठीक है, देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है कि ऐसी संख्या है जो
दशमलव बिंदु के बाद अपने आप को क्या करें, दोहराएं, रिपीट करें। क्या करें, रिपीट करें। क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। कहीं कहीं पे रिपीटिंग डेसिमल को रिक्यूरिंग डेसिमल भी बोलता है। क्या बोलता है, रिक्यूरिंग डेसिमल भी, ठीक है ना। अच्छा, इसकी हिंदी नहीं लिखी क्या, हिंदी लिख देते हैं। इसका होता है अशांत अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है। इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। इसको हम लोग बोलते हैं अशांत अनावर्ती, ये होता है, ठीक है जी। चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। क्या बता दिया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल किसे कहते हैं, कि ऐसी संख्या जो दशमलव बिंदु के बाद अपने आप को रिपीट करे, दोहराए। जैसे पहला एग्जाम्पल 0.333, ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलती जा रही है। क्या है हमारा, दशमलव बिंदु के बाद संख्या खत्म ही नहीं हो रही और ये अपने आप को क्या कर रही है, दोहरा रही है। यही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है ना। और 0.737373 ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये भी हमारा क्या है, बताइए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। फिर 0.175, फिर 175, 175 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये भी जाता है। ये भी हमारा क्या है, बताइए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक। अब आगे इसका एग्जाम्पल, अब ऐसी संख्या जो दशमलव बिंदु के बाद अपने आप को रिपीट ही ना करे, यानी संख्या का अनगिनत संख्या तो आए पीछे लेकिन वो अपने आप को रिपीट ना करे, ठीक है ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहलाता है, ठीक है ना। यानी कोई फिक्स पैटर्न ही ना बने, वो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। देखिए जैसे एग्जाम्पल पहला ही ले लेते हैं, इसका भी एग्जाम्पल में क्या है, 0.78650986, ठीक है। ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक चल रहा है, ठीक है। ये 0.10100100010001, ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। आगे 0.43 फिर 4300 फिर 4300, ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है सब, इसको मिटा देता हूँ। 0.4004000004, ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जो मैं एग्जाम्पल लिखा हूँ ना दो, ठीक है, मैं और लिख के दिखा रहा हूँ। 0.707007, फिर 0007, ये एग्जाम्पल जो है ये मोस्ट एग्जाम्पल है, इसको समझना। ये लिखने का जो मैं पैटर्न दिखा रहा हूँ, ये पहला एग्जाम्पल, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये जो हमने एग्जाम्पल लिखे हैं ना, ये एग्जाम्पल बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमको पूछेगा कि किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच इरेशनल नंबर लिखो, तो हम इसी प्रकार क्या करेंगे, लिखेंगे। इसको ध्यान से समझना है, ठीक है ना। ये आएगा तो हमको रेशनल इरेशनल समझ में आएगा कि कौन सी संख्या रेशनल होगी, कौन इरेशनल होगा। इसलिए क्या करते हैं, 8वीं तक के जो बच्चे होते हैं इनको ये नहीं बताया जाता है, ये क्लास 9th में आके मिलता है। तो हम लोग अब यहाँ से जानेंगे। अभी तो हम लोग रेशनल इरेशनल पढ़े हैं ना, उसमें हमने बस फ्रैक्शन वाली संख्याएं प्लस माइनस की सभी संख्याएं क्या है एग्जाम्पल लिख के बताया था। अभी और कुछ जानकारी मिलेगी रेशनल के बारे में, ठीक है ना। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं ये बता दिया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किसे कहते हैं ये भी जान गए, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है ये भी जान गए, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, ये जो होता है हमारे पास जो ये होता है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल
और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है ये पूरा, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ गोले में, ठीक है ना, ये जो ये होता है पूरा, ठीक है, ठीक। ठीक है, ये जो होता है ये होता है हमारा रेशनल नंबर। क्या होता है? ये होता है रेशनल नंबर, जिसको बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। ये क्या होता है? परिमेय संख्या। और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ये क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा कि ये परिमेय है कि ये अपरिमेय है? बताता हूँ। अभी तो परिमेय और अपरिमेय पढ़ के आए हैं। ये ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P अपान Q के रूप में व्यक्त कर सकें, क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। तो ये जो दशमलव के बाद जो अंकों की जो फिक्स संख्या होती है ये भी रेशनल नंबर होती है, और जो अपने आप को क्या करती हैं? रिपीट करती हैं दशमलव के बाद, वो भी क्या होती हैं? हमारी रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई? देखो हम इसको रेशनल में बदल के दिखाते हैं। ठीक है ना? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5/10। इसको क्या लिख सकते हैं? 72/100। जितने अंक पे दशमलव लगा है एक लिख के उतना क्या बना दो? 0 बढ़ा दो। इसमें एक अंक पे दशमलव हो, 5/10। ये 72 है, 72 लिखो। उसके बाद क्या लिखो? एक लगा के जितने अंक पे दशमलव लगा दो। ये क्या हो जाएगा? 874/1000। ये क्या हो जाएगा? 5386 अपान में, बताइए कितने अंक पे दशमलव लगा है? 4 अंक। तो एक लिख करके 4 0 बढ़ा दीजिए। ये हमारा क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर। ठीक है, आगे इसको भी बताता हूँ। ठीक है, इसको मैंने P अपान Q के रूप में लिख दिया। ये क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। अब इसके बाद ये देखते हैं हम लोग, ये जो 0.33 है, क्या मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकते हैं। ये जो 3 है ना, 0. इसको ऐसे लिखते हैं 0.3। एक ही अंक बार बार रिपीट कर रहा है, तो जितना अंक रिपीट करता है उसके ऊपर एक बार लगा दो। ठीक है ना? जो अंक रिपीट कर रहा है उसी के ऊपर बार लगा दो। इसका अर्थ ये हो गया कि 0.3 के ऊपर बार, इसका मतलब है कि अब इसके आगे 3333 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। तो इतना बड़ा लिखने से बेहतर है कि हम लोग ये लिख दें। और बताते हैं, इसी प्रकार मैं इसको भी लिख सकता हूँ क्या? 0.73 पे बार, क्योंकि इसमें 2 अंक रिपीट कर रहा है। इसमें इसमें कितना अंक रिपीट कर रहा है? 0.175। कितना अंक रिपीट कर रहा है? 3 अंक। इस पर मैंने 3 पे बार लगा दिया। ठीक है, अब मैं इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखता हूँ। अब कभी भी जितना अंक पे बार लगा रहता है, ठीक है ना, हम लोग उतना क्या करते हैं? उसके लिए नीचे 9 लिख देंगे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना? लिखता हूँ 3/9। अब अगर मैं 9 से इस 3 को डिवाइड करूंगा तो हमारा यही आएगा 0.333। ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। ठीक है, हो गया। ये P अपान Q के रूप में लिख दिया। ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर। ये शॉर्टकट ट्रिक है, इसको हम लोग बाद में सिखाएंगे जब हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 73 अपान में कितना? 99, क्योंकि इस पर 2 अंक पे बार लगा है। इसका क्या हो जाएगा? बताइए। इसका हो जाएगा 175 अपान में 3 अंक पे बार लगा है, 39 लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या? रेशनल नंबर। ठीक है ना? तो इसका मतलब पहले डेसिमल को हम लोग बांटते हैं 2 पार्ट में, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी आएगा। ठीक है, ये याद रहना।
रखना, ठीक है ना। आगे, लेकिन ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है और जो टर्मिनेटिंग होता है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, रेशनल बनाते हैं। तो बचा जिसमें कोई पैटर्न ही नहीं बनता है, जिनको हम, जब इसमें कोई पैटर्न ही नहीं बनता दशमलव के बाद, तो हम उसको पी अपान क्यू में नहीं लिख सकते, और इसको नहीं लिख सकते, इसलिए क्या कहलाता है, इरेशनल कहलाता है। और ये दोनों क्या कहलाते हैं, रेशनल कहलाते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो हम तभी क्या कर लेंगे, जो पहला एक्सरसाइज है वो बढ़िया से क्या आएगा हमको पढ़ने, यानी जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, उसको अगर पढ़ना है तो ये हमको क्या आना चाहिए, बढ़िया से आना चाहिए, ताकि हम लोग रेशनल नंबर लिख सकें। और ये इसको हम लोग पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, जो 0.33 इसको हम लोग पी अपन क्यू के रूप में कैसे लिखें, इसका मेथड भी पढ़ेंगे, और इसका शॉर्टकट ट्रिक जो ये बताए हैं पूरा हर टाइप के पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, और बच्चों अब देखते हैं हम लोग इंटीजर्स। इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक, संख्याओं का एक विशेष समूह जिसमें शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती हैं, पूर्णांक कहलाता है, इंटीजर्स कहलाता है, ठीक है ना। जिसमें धनात्मक वाली भी संख्याएं, ऋणात्मक वाली संख्याएं और जीरो सभी शामिल होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स का हम लोग ऐड पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, जैसे हमने लिखा 3 प्लस -5, फिर माइनस कोष्टक में -2, ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल पिछले हम कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे हम लोग। तो इसलिए क्या करेंगे, ये हो गया हमारा इंटीजर्स, इसमें प्लस और माइनस दोनों साथ में आया है, और ऐसा ऐड हम लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। चलिए मैं इसको थोड़ा सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये हो गया 3 प्लस माइनस -5 हो जाएगा, या माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 3 में ये 2 ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस को ऐड कर लो, क्या हो जाएगा जी, 3 में 2 जोड़ोगे तो 5, और इस -5 को यहाँ पर लिख देते हैं। फिर दोनों को जब हम लोग घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। ये रहा आंसर। तो हम लोग ऐसे बहुत सारे सवाल क्या होंगे पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। यही इंटीजर्स है, क्या है, यही इंटीजर्स है, जिसमें 0 आ जाए, माइनस की संख्या आ जाए, प्लस की संख्या आ जाए, सारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें हमने बस प्लस माइनस लेके लिखा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा है 0, और तीसरा है पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक, ठीक ना। ऋणात्मक कौन होते हैं, ये जो 0 के इधर होते हैं, ठीक ना, -1, -2, -3, इनफाइनाइट तक, ये सब क्या है, निगेटिव इंटीजर्स है। तो मैंने निगेटिव इंटीजर्स का एग्जाम्पल भी लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। 0 बीच वाला जो होता है 0, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब 0 क्या होता है, 0 न्यूट्रल होता है, क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का अर्थ ये होता है कि 0 न तो प्लस हो सकता है और न ही माइनस, 0 न तो प्लस होता है न ही माइनस, 0 के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, 0 के बाद जितनी भी इधर संख्याएं दिखती हैं प्लस के बाद सारी क्या कहलाती हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाती हैं, धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं, ठीक है ना। अब एक बात और, ये जो धनात्मक पूर्णांक है पॉजिटिव इंटीजर से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है जी, वे धनात्मक पूर्णांक जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, नेचुरल नंबर कहलाता है। जैसे ये है ना, जैसे एग्जाम्पल जो इंटीजर्स का था, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या होता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, यही क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं, यानी जितनी भी गिनती की संख्याएं होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। आगे, अगर मैं इस नेचुरल नंबर्स में अगर मैं 0 को ऐड कर लूँ, 0 को इंक्लूड कर दूँ, ठीक है ना, आगे नेचुरल नंबर में आगे यहाँ पे 0 लगा दूँ तो क्या बन जाएगा, होल नंबर। तो मैंने वही लिख दिया डिफिनीशन में कि 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। जैसे ये हमारा क्या था, ये हमारा पॉजिटिव नेचुरल नंबर है,
ये, और इसके आगे मैंने क्या लगा दिया, 0, ठीक है ना। ये क्या बन गया हमारा, बताइए, ये हमारा होल नंबर बन गया, ठीक है। नेचुरल नंबर्स के आगे 0 लगा देने से क्या हो जाती है, वो संख्याएं होल नंबर में बदल जाती हैं, ठीक है। एक बात और, इसमें 0 से, ये 0 जो है दिख रहा है इंटीजर्स में, इंटीजर्स में जो 0 है, 0 ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है, तो ठीक है। इधर 0 के इधर जितनी भी संख्या होती है माइनस की, वो सारी क्या होती है, 0 से छोटी होती हैं, और 0 से इधर जितनी संख्या होती हैं पॉजिटिव वाली, ये सब क्या होती हैं, बड़ी होती हैं 0 से, ठीक है। अगर मैं इधर माइनस की तरफ और बढ़ते चले जाऊं, ठीक है ना, तो सारी संख्याएं क्या होती जाएंगी, अपने आप से छोटी होती चली जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं -1 और -2 में कंपैरिजन करूं, तो -1 बड़ी होगी, माइनस की जितनी छोटी संख्या होगी वो उतना ही बड़ी होगी, ठीक है ना। तो -1 और -2 में कौन बड़ा है, -1 बड़ा है, -2 छोटा हो गया। अगर मैं -2 और -3 में अगर पूछूं कौन बड़ा हो, तो आप बताएंगे कि -2 बड़ा है, ठीक है। ये ऐसे चलता जाएगा। और इधर तो पता ही है, 1 2 3 4 जो ऐसे लिखा, तो 1 और 2 में 2 बड़ा है, 2 और 3 में 3 बड़ा, यानी इधर जितनी बढ़ते चले जाएंगे क्या होगा, सभी बड़ी संख्याएं आती चली जाएंगी, ठीक है। ये रहा हमारा क्या, इंटीजर्स और इंटीजर्स के कुछ टाइप, और उसी इंटीजर्स के टाइप से हमको क्या पता लग गया, नेचुरल नंबर भी पता चल गया और होल नंबर भी पता चल गया, ठीक है। हाँ बच्चों, अब देखते हैं हम लोग अभी इंटीजर्स पढ़ लिए, हम लोग इंटीजर्स के टाइप भी पढ़े कि नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स, वो देख लिया, उसके एग्जांपल देखें। उसके बाद हमने ये देखा कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स थे, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। और नेचुरल नंबर और जो जीरो को अगर मैं हम लोग ऐड कर लेते हैं तो क्या बन जाते हैं, होल नंबर। तो हमने क्या किया, इंटीजर्स में ही देखा। अब हम इंटीजर्स को और बांटते हैं, इंटीजर्स को हम लोग और 2 पार्ट में बांटेंगे, ठीक है ना। एक होता है इवन नंबर्स, सम संख्या, और एक होता है ऑड नंबर, विषम संख्या। अब इवन नंबर क्या होता है, सम संख्या वह पूर्णांक है जो 2 से पूर्णतः क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, ठीक ना। यानी वे इंटीजर्स जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। अब मैंने इंटीजर्स क्यों बोला, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये डाउट होता है कि जो केवल 2 से करते, सारे लोग क्या करते हैं कि बस केवल और केवल बस प्लस वाली ही संख्या लेते हैं, क्या लेते हैं, प्लस वाली ही संख्या लेते हैं। तो अब मैं बता देता हूँ कि इंटीजर्स लेने का रीज़न ये है कि अगर मैं इंटीजर्स ले लिया तो उसमें निगेटिव वाली भी संख्या है, क्योंकि इंटीजर्स के हम लोग क्या पढ़े हैं, डिफिनीशन, इसमें निगेटिव वाली भी संख्या है, पॉजिटिव वाली भी संख्या है, जीरो भी आए, सब क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। तो इसलिए हमने क्या लिया है, डिफिनीशन में इंटीजर्स लिखा है, ठीक है ना, पूर्णांक लिखा है, ठीक है। तो क्या है डिफिनीशन, सम संख्या वह पूर्णांक है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ठीक है ना, सम संख्या कहलाती है, इवन नंबर्स कहलाती है, ठीक है। इवन नंबर आर इंटीजर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, ठीक है। इसका अर्थ क्या है कि अगर वे सभी इंटीजर्स जो 2 से क्या हो जाएं, डिवाइड हो जाएं, क्या कहलाएंगे, इवन नंबर कहलाते हैं, ठीक ना। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक ना, जैसे हमने लिखा, पहले मैं लिखता हूँ 0 को, ठीक ना। ये 0 क्या है जी, बताओ, 0 इवन नंबर है कि नहीं, देख लेते हैं। अगर मैं बोला क्या इसमें कि जिसमें 2 की भाग क्या हो जाए, चली जाए, क्या कहलाएगी, इवन नंबर, क्या कहलाएंगी। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, आंसर 0 ही तो आएगा। इसलिए 0 क्या है, एक इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है। और सबसे सिंपल आंसर मैं बता दे रहा हूं, अगर आपसे कोई पूछे कि 0 क्या है, तो आप बताना कि 0 क्या है, जीवन एक इवन क्या है, इवन इंटीजर है, इंटीजर यानी क्या है, सम पूर्णांक है, क्या है, सम पूर्णांक है। बस इतना बताओ, काम खत्म। 0 क्या है जी, 0 एक सम पूर्णांक है, इवन इंटीजर है, ठीक है जी, कोई दिक्कत। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं आगे। 0 हो गया, बताइए, 2 तो होगा ही, हाँ 2 भी होगा, इसके बाद 4 होगा, 6 होगा, ये ऐसे इनफाइनाइट तक क्या होगा, चलता जाएगा, ठीक है ना। ये सब क्या है, हमारा इवन नंबर है। क्या माइनस में भी होगा, इसमें तो ऐसा नहीं है ना कि केवल पॉजिटिव संख्या लेनी है, नहीं,
ठीक है ना। जीरो दो से जो जो संख्या कट जाएंगी, ठीक ना, विभाजित हो जाएंगे, वो सारे क्या कहलाएंगे, इवन नंबर ही कहलाएंगे। ठीक है, तो माइनस का 2, ये भी तो 2 से कटेगा। ठीक है, माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 6, ये ऐसे भी ये भी चलता जाएगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है हमारा, बताइए, इवन नंबर है। ठीक है, तो इसी प्रकार ऑड नंबर में भी होता है। ऑड नंबर किसे कहते हैं कि वे संख्याएं, ठीक है ना, विषम संख्याएं वे पूर्णांक हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, क्या कहलाती हैं, ऑड नंबर कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, जैसे 1, इसके बाद 2, 3, 2 नहीं जी, 1, 3, इसके बाद 5, 7, ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। इससे इधर माइनस की भी संख्या कुछ ले लेते हैं, माइनस का 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस का 3 हो जाएगा, फिर माइनस का 5 हो जाएगा, ये भी ऐसे क्या होगा, चलता जाएगा। ठीक ना, ये हो गया। ठीक, चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या, इवन नंबर, और क्या हो गया, ऑड नंबर। ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग कुछ इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ध्यान से ये समझना है, याद रखना है। ठीक है ना, अगर हम लोग क्या करें ऐड के लिए, अगर हम लोग क्या करें इवन को, ठीक ना, इवन को ऐड करें इवन से, किससे ऐड करें, इवन से। ठीक ना, सुनना, अगर मैं क्या करूं इवन को क्या करूं, इवन से ऐड करूं, तो क्या आएगा आंसर, बताइए। अगर मैं कोई संख्या इवन है और उसमें इवन ही जोड़ा जाए तो क्या आएगा, हमेशा हमको इवन संख्या ही मिलेगी, क्या मिलेगी, इवन मिलेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, ऐड के लिए, किसके लिए है, ये ऐड के लिए मैं प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ। ठीक ना, अच्छा, आगे, अगर मैं इवन में प्लस करूँ ऑड को, किसको, ऑड को, तो क्या मिलेगा जी, हमको हमेशा, बताइए, हमको हमेशा क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा, नहीं, हाँ ऑड मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से दिखा देता हूँ, जैसे मैं इसका एग्जाम्पल लिखता हूँ, 2 लिख दिया, 2 इवन है, इसके बाद बताइए 6 क्या है, इवन है, मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 8। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसका एग्जाम्पल है, ये आ जाएगा, एग्जाम्पल लोगे तो आ जाएगा तुरंत ये पैटर्न। इवन मैंने कोई संख्या ले ली 2, ऑड कोई ले लो, जैसे मैंने 3 ले लिया, जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 5, 5 क्या है, ऑड है, सही है। आगे एक और बचा है, अगर मैं ऑड को ऑड में ऐड करूं तो क्या आएगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑड क्या है, 3 भी ऑड है और 5 भी ऑड है, क्या आएगा, 8। यानी क्या मिल गया हमको, अगर मैं ऑड को ऑड में जोड़ूंगा तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, क्या आएगा, इवन आएगा। ये बातें हमको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, ये क्या है, प्रॉपर्टी है, किसकी, इवन और ऑड की। अगर हम इवन को इवन में जोड़ेंगे तो इवन मिलेगा, इवन को ऑड में जोड़ेंगे और ऑड को ऑड में मिलाएंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है ना, तो चलिए, इसी में अगर मैं माइनस कर दूं तब भी वही आएगा। ठीक है ना, तो मैंने प्लस माइनस दोनों लगा दिया। ठीक है ना, अब आगे और रूल, ये तो हमारा ऐड के लिए था, क्या था, फॉर ऐड के लिए या फिर सब्ट्रैक्ट के लिए था। मल्टीप्लाई के लिए रूल देखता हूँ। ठीक है ना, अगर हम लोग इवन का मल्टीप्लाई कराएं किस में, इवन में, तो क्या आएगा जी, बताइए, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर मैंने लिख दिया इवन 2 है, 4 भी तो इवन ही है, अगर मैंने क्या किया, गुणा किया तो क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8, क्या आ गया, इवन ही आएगा, क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है ना, फिर से अगर मैं इवन में मल्टीप्लाई कराऊँ किसका, ऑड का, तब क्या आएगा जी, तो बताइए, एक इवन संख्या 2 ले लिया, ऑड संख्या मैंने 3 ले लिया, कराइए, 3 2 जा 6, 6 आया, आ गया, और 6 क्या है हमारा, इवन नंबर है। ठीक है जी, और इसके बाद क्या है, अगर मैं ऑड का मल्टीप्लाई करा दूँ किस में, ऑड में, तो क्या आएगा, तो संख्या लेके देख लेते हैं, 3 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, क्या हो जाएगा, 5 3 जा
15 कितना हो जाएगा, ये तो ऑड आ गया जी, क्या हो जाएगा ऑड। ठीक है, इवन का इवन में मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन ही आएगा, इवन और ऑड मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन ही आएगा, ऑड में ऑड का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा ऑड नंबर आएगा। ठीक है, तो ये भी बातें हमको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी थी, ये डिफिनीशन हिंदी इंग्लिश में दोनों में डिफिनीशन है, एग्जाम पूछ रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। जो हमने शुरू में जो चार्ट बनाया था उसमें इन सबको किसके अंदर रखे थे, नेचुरल नंबर के अंदर। किसके अंदर, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो हम लोग इंटीजर्स में यही पढ़ लिए। ठीक है, अब नेचुरल नंबर के कुछ टाइप होते हैं, जिसमें पहला आता है प्राइम नंबर। क्या आता है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है ना, अभाज्य संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती हैं जो एक से बड़ी होती हैं। ये बात याद रखना, डिफिनीशन में इसे लिख देते हैं इसको, क्योंकि बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि सर एक होता है क्या, बहुत बच्चों को डाउट होता है कि एक प्राइम नंबर है कि नहीं। ठीक है, तो एक प्राइम नंबर नहीं होता, हमने डिफिनीशन में लिख दिया है कि जो एक से बड़ी होती है। ठीक, किससे होती है, एक से बड़ी होती है और केवल एक और स्वयं से ही विभाज्य होती है। ठीक है ना, जिसके ठीक दो भिन्न गुणनखंड होते हैं। इसका अर्थ समझो पूरा कि अभाज्य जितनी भी प्राइम नंबर होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं, वो क्या होती हैं, एक प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, और वो सारी क्या होती हैं, एक से बड़ी होती हैं। क्या होती हैं, एक से बड़ी होती हैं। यहाँ तक भी बात समझ में आई। अब उसके बाद और केवल और जितने भी प्राइम नंबर हैं वो एक से भी डिवाइड होगी और स्वयं से भी विभाजित हो जाती हैं। ठीक है ना, जिनमें केवल दो ही फैक्टर आएंगे। अब दो फैक्टर क्यों आएंगे, हमने तो अभी बता दिया कि एक और स्वयं से ही क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो मतलब कितने फैक्टर उसके, दो फैक्टर, जिसके ठीक दो भिन्न गुणनखंड होंगे। अब भिन्न का मतलब क्या होता है, एक से कटेगा और अपने आप से स्वयं से कटेगा, इसका मतलब दो भिन्न गुणनखंड हो गए कि नहीं। तो ये होता है हमारा क्या, प्राइम नंबर। ये इसका क्या है, डिफिनीशन है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में दो क्या है, दो क्या है, एक प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर। क्यों, ये बेटा एक से भी डिवाइड होगा, किससे, एक से कट जाएगा, हो गया, और अपने आप खुद से कटेगा, हो गया ना। दो डिफरेंट फैक्टर, दो भिन्न फैक्टर आ गए हैं। ठीक है, और ये दो क्या है, एक से बड़ी नेचुरल नंबर है। ठीक है, और क्या है, ये दो क्या है, एक से बड़ी भी है और इसके दो फैक्टर भी मिल गए, एक और दो, यानी एक से भी कटेगा और दो से भी कटेगा। ठीक है ना, तो ये डिफिनीशन में सारा चीज़ हमने लिखवा रखा है ताकि कहीं पे कोई डाउट ना हो। ठीक है, इसी प्रकार तीन भी क्या है, प्राइम नंबर है जो अपने आप से कटे। एक एक ऐसी संख्या जो सभी संख्याओं को क्या कर सकती है, काट सकती है। तो एक को तो लेना ही लेना है और स्वयं से भी कट जाए, प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है ना, उसके बाद 5 आ जाएगा, उसके बाद 7 आ जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। फिर 11, 13, 17, 19, ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक क्या होगा, चलता जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। अब ध्यान से सुनिए बात को, मैं लिखता हूँ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है जी, बताइए। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, इसमें दो होता है। क्या होता है, बताइए। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, तो आप बताएंगे दो होता है। और ये दो है ना, ये क्या है, ये दो। अब ऐसे पूरा प्राइम नंबर लिखते चले जाइए। ये जो दो है ना, दो एक अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। क्या है, इवन प्राइम नंबर है। ठीक है ना, और दो क्या है, एक इवन प्राइम नंबर भी है। क्या है, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। और दो क्या है, एक अकेला क्या है, इवन प्राइम नंबर है। ठीक है ना, अब इसके बाद आगे तक चलते जाओगे, चलते जाओ, कभी भी कहीं पर भी क्या होगा, इवन प्राइम नंबर आपको नहीं मिलेगा। जितने भी मिलेंगे सब ऑड ही मिलेंगे। क्या मिलेंगे,
ऑड ही मिलेंगे प्राइम नंबर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इवन, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर। अब एक बात और, एक से, ठीक ना, 50 के बीच, ठीक ना, 1 से 50 के बीच प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 1 से 50 के बीच प्राइम नंबर होते हैं कितने बताइए? 15 होते हैं। कितने होते हैं बोलिए? 15, ठीक ना। और 50 से 100 के बीच प्राइम नंबर कितने होते हैं बोलिए? तो 50 से 100 के बीच में प्राइम नंबर होते हैं 10। वो बेटा कोई फार्मूला नहीं है इसका, वो हमको 1 से लेकर 100 तक देखना पड़ेगा, ठीक ना। जो संख्याएं अपने आप से कटें और 1 से कटें वैसे संख्याएं, तो 1 से 50 के बीच में 15 होती हैं और 50 से 100 के बीच में कितनी होती हैं? 10 होती हैं। तो इसका मैं यहाँ पे लिख दूं क्या? तब ये बताइए कि तब 1 से 100 के बीच कितनी हो जाएंगी? 100 के बीच प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे? तो क्या बताएंगे? 15 ये 1 से 50 के बीच में और 50 से 100 के बीच में 10 मिला कितना हो जाएगा? 15 प्लस 10 कितना बताइए? 25 प्राइम नंबर होंगे, ठीक ना। ये हो गया हमारा प्राइम नंबर के बारे में कुछ और जानकारी, ठीक है। डिफिनीशन के साथ साथ ये भी याद रखना कि 1 से 50 के बीच कितनी प्राइम नंबर होती है, 50 से 100 के बीच कितनी होती है, और 1 से लेकर के 100 के बीच में कितनी होती है, ठीक है ना। और ये भी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है ना। हाँ, कभी कभी इसमें ये क्वेश्चन भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर बोल देगा तब, ये तो इवन है ही, अगर ऑड बोलेगा स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर तो आप क्या बोलेंगे? 3 बोलना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। क्या होता है इसके भी डिफिनेशन देखते हैं कि भाज्य संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है। ये भी क्या होती है? एक प्राकृतिक संख्या होती है, और जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अब प्राइम नंबर में क्या था? अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड होंगे, 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, 2 गुणनखंड हो गए। इसमें 2 के अलावा और गुणनखंड होने चाहिए, मतलब कि कोई भी संख्या हम लिखेंगे वो 100 से कटेगी ही कटेगी, अपने आप से कटेगी ही कटेगी। किसी अदर संख्या से भी कट जाए तो अब क्या कहलाने लगेगा? वो कंपोजिट नंबर कहलाने लगेगा। क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा भाज्य संख्या। तो वही डिफिनीशन है कि भाज्य संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिसमें 2 से अधिक फैक्टर हो जाएं, क्या कहलाते हैं बताइए? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है। इसका एग्जाम्पल स्टार्ट होगा 4 से, 4 हो गया, ठीक है ना, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये ऐसे इनफाइनाइट तक क्या होगा? चलता जाएगा। ये एग्जाम्पल है हमारा क्या? कंपोजिट नंबर का। कैसे पता? अब बताइए, हमने क्या बोला कि कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है ना। 2 से अधिक देख लेते हैं। ये 1 से कटेगा क्या? हाँ, 1 से कटेगा, 1 से कटेगा। क्या ये 4 से स्वयं से कटे गया? 2 तो फैक्टर तुरंत मिल गए। अब किसी और संख्या से देख लो, क्या 2 से कटेगा? हाँ, 2 से कटेगा, तो 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर। दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है। तो ये कट रहा है ना, तो कितने फैक्टर हो गए? 3, यानी 2 से अधिक जिस संख्या के फैक्टर मिल जाएंगे वो क्या कहलाएगा? हमारा कंपोजिट नंबर कहला। इसी प्रकार 6 का, 6 1 से भी कटेगा, स्वयं से खुद कटेगा, और 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। इसके कितने फैक्टर मिल गए? खुद 4 फैक्टर मिल गए, ठीक है ना। ये सारे क्या है? हमारे प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, ठीक है। अब ध्यान से मैं बोलता हूँ कि इसमें स्मॉलेस्ट ठीक ना, स्मॉलेस्ट कंपोजिट
नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है जी बताइए। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है हमारा 4। क्या होता है? 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है? तो होता है 4। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन, क्या मैं इसमें से और कोई क्वेश्चन बना सकता हूँ क्या? बताइए। हाँ, हम बना सकते हैं। क्या 9 दिख रहा है क्या? 4 क्या है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो है। उसके बाद 6 इवन नंबर है। 8 भी क्या है? इवन नंबर। लेकिन 9 देखिए, यानी 4 6 8 के बाद ही 9 आ रहा है। क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। और 9 क्या एक कंपोजिट नंबर है और ये ऑड है। क्या है? ऑड। कभी कभी पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछ देगा कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या, तो क्या बताएंगे? 9 बताएंगे। क्या बताएंगे? 9 बताएंगे। तो मैं ये भी लिख देता हूँ कि स्मॉलेस्ट। अब इसमें इवन तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इवन तो बहुत सारे आएंगे इसमें। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो 4 होता ही है पहले। ठीक है ना, हम लोग लिख रहे हैं स्मॉलेस्ट ऑड। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होगा? ऑड कंपोजिट नंबर बताइए क्या है? तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या है बताइए? 9 है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों को प्राइम नंबर। ठीक है ना, सभाज्य संख्या क्या होता है? इसमें बहुत बच्चों के डाउट होता है, जो प्राइम शब्द आया है ना, प्राइम शब्द, उस पर ध्यान मत दिया करो। जो स अभाज्य लिखा है, अभाज्य जो है, उस पर हमको ध्यान ही नहीं देना है। प्राइम की हिंदी होती है अभाज्य, यानी प्राइम पे हमको ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है ना। हाँ, तो को प्राइम नंबर सा अभाज्य संख्या क्या होता है? जिन दो संख्याओं का एसएफ 1 होता है। ठीक है ना, ऐसी दो संख्या लो जिनका हम फैक्टर निकालें और उसमें पेयर क्या है? 1 आए, या एसएफ निकालने पे क्या है? 1 आता हो। ठीक है ना, ऐसी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट हो जाता है कि सर अभाज्य बोला है तो हम तो एग्जाम्पल क्या लेंगे? अभाज्य वाला ही लेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेने लगते हैं लोग कि 3, ये क्या है? अभाज्य संख्या है। 5 है अभाज्य संख्या है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, ये भी है। ठीक है ना, 11 ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं, ये भी क्या है? अभाज्य संख्या ही है। और इनका एसएफ क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन हमने क्या बताया कि अभाज्य से इसमें मतलब नहीं है कोई। ठीक है ना, बस इतना समझो कि कोई भी दो संख्या ले सकते हो जिनके बीच में जिनका एसएफ कितना है? 1 आता हो। क्या कहलाएगा? हमारा सभाज्य संख्या कहलाएगी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। जैसे और सबसे सिंपल तरीका इसका एग्जाम्पल लिखने का, आप क्रमागत दो संख्या उठाए, कोई भी दो क्रमागत संख्या उठाओ, उनके जब उनका एसएफ निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 3 और 4, 3 और 4 का एसएफ निकालोगे 1 आएगा। ठीक है ना, 5 और 6 एसएफ 1 आएगा। ठीक है ना, ऐसा लिख लेते हैं। कुछ प्राइम नंबर वाले भी लिख लेते हैं, 3 और 5। ठीक है, 9 और 11। ठीक है, इसके बाद 17, 19। ठीक है, ये ऐसे चलता जाएगा। तमाम एग्जाम्पल ऐसे होते हैं। ठीक है ना, जो क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं जिनका एसएफ 1 आता है। ठीक है जी। हाँ, सबसे सिंपल तरीका है को प्राइम नंबर का एग्जाम्पल लिखने का। आप कोई भी दो सीरियल वाइज संख्या लिख दो, वो को प्राइम नंबर ही होगा, चाहे कोई भी। ठीक है, एक को प्राइम नंबर हो गया जिसका एसएफ क्या होता है? 1 आता है। तो हमको ऐसी ही संख्या का एग्जाम्पल लेना है। ठीक है ना, आगे देखते हैं ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। अगर हमको को प्राइम आ गया तो ट्विन प्राइम भी इसी तरह होता है। बस अंतर क्या होता है इसमें देखते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याओं के ऐसे जोड़ें, जिसको हिंदी में जो डिफिनेशन लिखेगा इसको लेके लिखना है। जुड़वा अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याओं के ऐसे जोड़े होते हैं जिनका अंतर 2 होता है। हमको ऐसा कोई 2 प्राइम नंबर लेना है जिनके बीच में अंतर कितने का हो? 2 का अंतर होता है। वही क्या कहलाएंगे? हमारे ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाए,
3,5 बताइए, ये 3,5 ये प्राइम नंबर भी है, को प्राइम नंबर भी है, कोई बात नहीं, लेकिन 3 प्राइम नंबर के अंदर क्यों रखा? क्योंकि अंतर डिफरेंस कितने का है? 2 का। ये ट्विन प्राइम नंबर इसी में से निकला है, ठीक है ना, कोई दिक्कत? हाँ, आगे देखिए, इसके बाद मैं लिख देता हूँ 5,7, यानी ऐसे प्राइम नंबर लो जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो? 2 हो, वही क्या कहलाएगा? हमारा 10 प्राइम नंबर, ठीक है। आगे इसी प्रकार क्या हो जाएगा 10 प्राइम नंबर में? नहीं, 7 नहीं, 11 और 13, ठीक है ना, 11 और 13 हो जाएगा। इसके बाद बताइए 17 और 19, ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है जी। ऐसे संख्या आएंगे, ये सब क्या कहलाएंगे हमारा? बताइए, ETC लिख देता हूँ, ठीक है, हो गया। ये हमारे क्या है? सब 10 प्राइम नंबर जिनके बीच में डिफरेंस कितने का होता है? बताइए, 2-2 का होता है, ठीक ना, वो क्या कहलाता है? हमारा 10 प्राइम नंबर, ठीक है। हाँ बेटा, अब देखते हैं हम लोग, ये लास्ट है हमारा, क्या है? परफेक्ट नंबर। क्या होता है परफेक्ट नंबर? क्या है? एक परिपूर्ण संख्या एक धनात्मक पूर्णांक होती है जो अपने धनात्मक भाजकों कोष्टक में स्वयं को छोड़ करके, मतलब जिस संख्या को हम लेंगे ना, उस संख्या को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे, कि योग के बराबर होती है, ठीक है ना। एक परिपूर्ण संख्या एक धनात्मक पूर्णांक होती है जो अपने धनात्मक भाजकों, जो अपने फैक्टरों से, ठीक ना, कट जाए, और उसमें, और जब उनका मैं सम करूं, क्या करूं? जो उनके जितने भी फैक्टर, जब उनका सम करूं, तो उस संख्या, जो हमने संख्या लिए हैं, जो संख्या उसके योग के बराबर आए, जिसमें हम उस संख्या को इंक्लूडिंग नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आएगा बढ़िया से। इसकी जो डिफिनेशन है थोड़ी डिफिकल्ट है, एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। जैसे, और ये जो परफेक्ट नंबर का जो एग्जाम्पल होता है ना, ये बेटा 2-3 याद रखना, ठीक है ना। ये कोई रेंडमली ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे इवन ऑड पढ़ते हैं तो हमको तुरंत पता चल जाता है कि ये होता है ये, ठीक है ना, आगे ये आएगा, आगे ये आएगा, ऐसा नहीं है। इसका हमको क्या करना पड़ेगा? एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। मुश्किल से 3 या 4 एग्जाम्पल याद रख लो, बहुत है। 3 याद रख लोगे तो बहुत है, मैं लिख के बता रहा हूँ, ठीक है ना। पहला एग्जाम्पल होता है 6, ठीक है ना। दूसरा होता है 28, तीसरा होता है 496, और चौथा होता है शायद कितना, हाँ, 8,128। ये 3 एग्जाम्पल क्या करना है हमको? याद रखना है। क्या करना है? और 4 एग्जाम्पल। ये क्या है? ये हमारा परफेक्ट नंबर है। क्या है? परिपूर्ण संख्या, जिससे हिंदी में बोलते हैं। अब एग्जाम्पल से मैं इनको समझाता हूँ और बेहतर से। जैसे मैंने 6 लिया ना, क्या लिया? 6 लिया। अब पता लगाते हैं 6 परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। देखिए, तो हमने क्या लिखवाया कि एक परिपूर्ण संख्या एक धनात्मक संख्या होती है। क्या होती है? सारी धनात्मक संख्या होती हैं जो अपने धनात्मक भाजकों का अर्थ ये समझो कि इनके जितने भी फैक्टर आएंगे, यानी 6 किससे किससे कटेगा, ठीक है। तो जिससे जिससे 6 कटेगा, मैं उन सभी को क्या करूंगा? मैं जोड़ूंगा, और उस जोड़ने में 6 को नहीं लेंगे, ठीक ना। और अगर जोड़ेंगे, अगर वो इसके 6 के इक्वल आ जाएगा तो बोलेंगे वो परिपूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर है। देखिए, जैसे 6 किससे कटेगा? 1 से, 1 इसका फैक्टर है, ठीक है ना। और बताइए, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और खुद 6 से कटेगा, ठीक है जी, क्लियर। अब हमने क्या बताया था? इस 6 को इंक्लूड नहीं करना है, और बाकी को जोड़ो। क्या जोड़ें? तो 1 + 2 + 3, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आएगा कि नहीं? तो क्या है? 6 इज ए परफेक्ट नंबर। क्या लिखेंगे? नंबर। तो 6 क्या है? एक परफेक्ट नंबर। फिर से क्या बताया? ये जो 6 का फैक्टर लिख लो, यानी 6 किससे किससे कटता है? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, और खुद 6 से कटेगा। तो हमने तो यह लिखवाया कि 6 क्या है? एक परिपूर्ण संख्या है, इसके जितने भी भाजक यानी जिससे कट जाए, तो किससे कटेगा? 1, 2, 3 और 6 से कटेगा। जब मैं इन सभी का, इनके भाजकों का जब मैं सम करूंगा, योग करूंगा, लिखे ना, योग, यानी जब हम इनके भाजकों का क्या करेंगे? सम करेंगे, तो उसमें इंक्लूडिंग किसको नहीं करना है? 6 को इंक्लूडिंग नहीं करना है, ठीक है ना। और इसको छोड़ करके बाकी सबको जोड़ेंगे। अगर वो 6 के इक्वल आ गया, जोड़ने पे अगर इक्वल आ गया तो क्या कहलाएगा? वो
परफेक्ट नंबर है, ठीक है ना। और एक एग्जाम्पल मैं 28 का भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये 28, ठीक है, ये याद होना चाहिए, यही है, ये है 1 से लेके 100 के बीच में ये आएगा, ठीक है ना। और 500 के लगभग, यानी 1 से लेके, फिर अगर 100 को छोड़ दो, फिर 100 से लेके 500 के बीच में केवल एक आएगा, और ये एक संख्या एक ये, ठीक है ना। ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ना। बहुत रेयर केस में मिलते हैं सब, तो ये तो याद होना चाहिए, मुश्किल से 3 तो याद रखना, ठीक है। 28, 28 किससे कटेगा? 1 से, ठीक है। 2 से भी करता है, ठीक है। इसके बाद 4 से कटेगा, ठीक है ना। उसके बाद 7 से कटेगा, उसके बाद 7 चौक 28, फिर ठीक है 14 दूना के 28, फिर 28 खुद 28 से कटेगा। और हमने क्या बताया कि इसको हमको ऐड नहीं करना है, ठीक है ना। बाकी इन सभी को ऐड कराओ, 1 + 2 + 4 + 7 + 14, ठीक है ना। कितना हो जाएगा बताइए? 14 7 21, ना जी, 21 4 25, और 25 आए 3 कितना? 28, ठीक है। कितना आ गया? 28। और लिख देंगे 28 इज ए क्या है? इज ए परफेक्ट नंबर। ठीक है जी, ये हमारा क्या है? परफेक्ट नंबर है।